हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर आप लोगों का मैराथन क्लास होने वाला है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग करने वाले। बच्चों जो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। इसके पहले भी हमने वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर के आप जरूर देखें बच्चों और पढ़ाई करें। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय पर कि आपको पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है तो मात्र एकदम 100 रुपए में 3 सब्जेक्ट का नोट्स एक ऑफर के साथ शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वो किन बच्चों को जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम के पहले ले सकते हैं। पर्सनल नंबर मेरा है बच्चों, यहां पर देख सकते हैं 96 85 29 91 49। मात्र 100 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स दिया जाता है। चलिए ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, बाकी यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर 2 था बच्चों, नए एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है। सॉल्यूशन बिलियन में पहला क्वेश्चन है, समप्रसरण दाब वाले बिलियन क्या कहलाते हैं। ऐसे बिलियन जिनके प्रसरण दाब समान होते हैं समप्रसरी बिलियन कहलाते हैं। साधारण नमक को जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में क्या होगी, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो यदि जल की बात करें तो जल्दी से उबलता है, आसानी से वो उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे ही हम नमक डाल देंगे तो अधिक दाब देना पड़ेगा, इसलिए क्वथनांक बढ़ जाती है। जब रक्त कोशिका एक से अधिक प्रसरण वाले बिलियन में रखी जाती है तो वो क्या होते हैं बच्चों, तो वो सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। राउल्ट के नियमानुसार एक अवाष्पशील विलेय के बिलियन के लिए सापेक्ष वाष्प दाब अवनमन बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्धपारगम झिल्ली का रासायनिक रूप क्या होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है। मोलल बिलियन में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम घुला रहता है। मोलल बिलियन में विलेय पदार्थ का 1 ग्राम कितने में घुला रहता है बच्चों, 1000 ग्राम विलायक में। मोलल मतलब मोललता से है। मोललता की परिभाषा आपने पढ़ा है कि किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसलिए बोला है मोलल बिलियन। मोलल बिलियन में 1 मोल कितने में घुला रहेगा, वो 1000 ग्राम विलायक में। 1 बिलियन की ग्राम मोललता क्या होगी। अब यहां पर देखो मोललता बोल ही दिया गया है, तो मैंने बताया कि प्रति 1000 ग्राम विलेय में अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। एक आदर्श विलयन क्या कहलाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है। और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। शुद्ध जल की मोललता 55.55 या 55.56 भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रसरण दाब ज्ञात करने का सूत्र पाई बराबर nRT अपान V, जहां पे R क्या है, स्थिरांक है जिसका मान होता है, T परमता, V आयतन है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अणु संख्या के गुण के प्रेक्षित मान और अणु संख्या गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को हम बोलते हैं वांट हाफ गुणांक। अगला प्रश्न है, बिलियन में विलेय की सामान्य स्थिति दर्शाने वाले वांट हाफ गुणांक का मान कितना होता है, 1 होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का व्यंजक P नॉट A माइनस पी ए अपान P नॉट A, मैं इसे P0A भी पढ़ता हूं, ये मेरी इच्छा है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अभी आपको मैंने समझाया था मोललता, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता है। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या वो मोलरता है। ऊंचे स्थानों पर जल का क्वथनांक घट जाता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब जब ऊंचाई स्थल पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द्रव मिश्रण जो बिना संघटन परिवर्तन किए उबलता है उसे क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, अर्धपारगम झिल्ली किसके अणु को पार कर देते भैया, विलायक के अणु को पार कर पाते हैं। ठीक है, मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन है ना, पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी तनु विलयन के वे गुण सूत्र जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करते हैं, कहने का मतलब जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है वह गुणधर्म जो है अणु संख्या गुणधर्म कहला जाता है। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर, ठीक है, और मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता का मोल प्रति लीटर और मोललता का मोल प्रति किलोग्राम। पीपीएम निकालने का क्या सूत्र है, घटक, जिस भी घटक का हमको पीपीएम निकालना है उसको ऊपर रखना है, बिलियन का कुल द्रव्यमान लिखना है और गुणे 10⁻6। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन यदि आप छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
अब यहां पर आप थोड़ा सा देख लेना कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है, और 4 ऑप्शन दे देगा बच्चों। इनमें से यदि कोई एक ऑप्शन दिख जाए तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाता है। यानी जो आपके अणुसंख्यक गुणधर्म आपके सिलेबस में है, परसण दाब है, हिमांक अवनमन है, क्वथनांक उन्नयन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो ये चारों के चारों अणुसंख्यक गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। मतलब अणुओं की संख्या पर इनकी कहानी निर्भर होती है। यदि आ जाता है निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाता है, तो 4 में से कोई एक पक्का वहां पे रहेगा। ऐसा भी आ जाता बच्चों निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं दर्शाता, तो एक ऐसा रहेगा जो इनमें से भिन्न रहेगा, याद रखिएगा। कभी कभी धनात्मक विचलन वाले विलयन का एग्जाम्पल दे देता कि भाई बताओ ये कौन सा विलयन है, जैसे CCl4 CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लोगों को तैयार करना है तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभार रेयर कंडीशन में भाई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन डीप में भी पूछ दिया जाता है, तो बच्चों के लिए याद करना तो कर सकते हैं। एंटी फ्रीज में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसे बोला जाता है। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन में अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 और पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3। विशिष्ट चालकता किसके बराबर होता है, सूत्र यहां पर देखो। विशिष्ट चालकता बच्चों यहां पर आप लोग देख लेना, ये सूत्र मैं लिख देता हूं। कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू L/E। ये L है बच्चों, ये 1 है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे कि सर क्या है, हम समझ भी नहीं पाए। सेल स्थिरांक क्या है बच्चों, सेलों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेल स्थिरांक कहलाता है। मोलर चालकता लैम्बडा m का कितना होता है बच्चों, लैम्बडा m यहां पे कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000/cm, ठीक है, याद रखना आप लोग, या कि इसके जगह आप ए कैपिटल M का प्रयोग कर सकते हैं। तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट, यहां पे मोलर कंडक्टिविटी था, यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो कप्पा इंटू v की जगह आप लोग यहां पर 1000 है, यहाँ पे ना 100 कर दिया था, 1000 यहाँ पर कंडक्टिविटी एक्वस में है बच्चों, यह नॉर्मलता, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये सारे के सारे फार्मूले हैं, पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान हो तो सेल स्थिरांक का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सेल स्थिरांक का इकाई सेंटीमीटर इनवर्स है, विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों, गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है, लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण क्रिया कहलाती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया संक्षारण और साथ में विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है लोहे में जंग लगने की क्रिया में कौन सी सेल की भांति कार्य होता है, विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य होता है, मतलब विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। अपचयन को क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिकरण। अपचयन को इलेक्ट्रॉनिकरण के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यदि अर्ध सेलों के बीच लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे भाई आवेश का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। वो उदासीनता को बनाए रखता है लवण सेतु, और जैसे ही उसको हटा देंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डेनियल सेल में जिंक तथा कॉपर इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मार्ग क्या होता है, सेल के बाहर चलता है, कॉपर से जिंक की ओर। ये आपका कॉपर है बच्चों, कॉपर से जिंक की ओर चलता है। डेनियल सेल मतलब वो विद्युत रासायनिक सेल, जिसे वोल्टी सेल के नाम से भी जानते हैं। शुष्क सेलों में द्विध्रुवक का कार्य कौन कौन करता है, MnO2। शुष्क सेल आपके में है, MnO2 जो है द्विध्रुवक का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल किस प्रकार का विद्युत अपघट्ट है बच्चों, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। कैसा है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि ये टूट करके आयन में परिवर्तित होता है, और आयनों की गति बढ़ती है बच्चों, तो कहीं ना कहीं चालकता का मान भी बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाता है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है। यदि तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयन का आकार बड़ा होने पर चालकता पर क्या प्रभाव होगा, कुल मिलाकर कि आयन का आकार बड़ा हो जाए तो गति करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, इसलिए उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो चालकता कम हो जाएगी। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, और जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करती है वो 1 फैराड कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकता, सही है ना। किसी चालक का 1 घन सेंटीमीटर की चालकता है विशिष्ट चालकता, किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता आपकी विशिष्ट चालकता कहलाती है।
ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक फैराडे का विद्युत का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। दो अर्ध सेलों को विद्युत उदासीनता किसके द्वारा बनाई जाती है बच्चों? लवण सेतु के द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। तुल्यांकी चालकता की इकाई कितनी होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट की पावर -1 है। ये आप ब्रैकेट लगाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट की पावर -1 है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम सेंटीमीटर। कोलरास का सूत्र लैम्ब्डा इन्फिनिटी m इक्वल, ये आपके आयनों की संख्या, धनात्मक आयनों की संख्या है, ये ऋणात्मक आयनों की संख्या है। ठीक है बच्चों, ये कोलरास का सूत्र लिख लेना आप लोग। ठीक है भाई, देखो क्या बोला जाता है कोलरास का नियम कि अनंत अंतः पर उसकी मोलर या तुल्यांकी चालकता उस पर आयनों की तुल्यांकीय मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। तो लैम्ब्डा प्लस जो है ये धनात्मक आयनों की तुल्यांकी चालकता है, लैम्ब्डा निगेटिव है मतलब ऋणात्मक आयनों की तुल्यांकी चालकता है, और ये जो आपका म्यू, ये जो आपका म्यू दिख रहा है ना, म्यू जैसा प्लस, ये आपके धनात्मक ऋणात्मक की संख्या को व्यक्त करता है। ओके, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 × XH2O। X मतलब आपके 10 अणु हो सकते हैं किसी बुक में, ऐसा लिखा मिल जाता है, सबसे ज्यादा 10 यहाँ पे लिखा मिल जाता है, लेकिन आप X लिख दो तो आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। विभवांतर का इकाई बच्चों वोल्ट है। पुनः आवेशित करने योग्य सेल क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल होता है। प्रबल विद्युत अपघट के कुछ उदाहरण NaCl, NaOH, HCl। दुर्बल विद्युत अपघट में कोई दो आप तैयार कर लो, CH3, COH, H2CO3। अब देखिए इस चैप्टर के 33 हो गए बच्चों, इसलिए तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एकदम मैराथन में ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूं कि आपसे बनना ही चाहिए। और क्यों भाई, कम समय में दे रहा हूं तो आपको एक बार रिवीजन करने में क्या जाता है यार, प्लीज एक बार रिवीजन करो। और भैया न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 3 आ गया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान है 0.693/K है। आर्हिनियस समीकरण AE⁻del प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक सेकेंड इनवर्स है। प्रथम कोटि की बात की जा रही है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स कई बार पूछा गया भैया, छोड़ना मत। अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने वाली न्यूनतम ऊर्जा जो होती है बच्चों, जैसे अणु कोई भाग ले रहा है तो उसमें कितना आवश्यक ऊर्जा होगी, न्यूनतम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम गुल्डबर्ग एवं बागे ने दिया था। अभिक्रिया की दर का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया का दर का मात्रक बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये अभिक्रिया का जो दर का मात्रक होता है वही शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए अभिक्रिया का दर का मात्रक और शून्य कोटि के लिए मात्रक सेम होता है। आगे देखिए, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, इसका मतलब वो शून्य कोटि है। अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती बच्चों, तो निर्भर यदि नहीं कर रही तो शून्य कोटि है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। और कोटि किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करते हैं उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में मंद गति से चलने वाली पद दर निर्धारक पद कहलाती है बच्चों। क्या? दर निर्धारक पद कहलाती है। मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसमें से जो भी पद धीरे धीरे चलेगा, मंद गति से चलेगा, उसी से हम उसके क्रिया दर का निर्धारण करते हैं। वो अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर क्या कहलाता है? सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2 और सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आपके पास भी परीक्षा बोध होगा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ और चारों आप तैयार कर लो। ठीक है, प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स देख लो आप लोग। ठीक, द्वितीय कोटि के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और बच्चों ये द्वितीय कोटि के लिए है ना, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आप प्रथम कोटि के लिए तैयार कर लो। और शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2023 में। तो ये प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, ये आप लोग तैयार कर लेंगे तो 3 से ही पूछा जाता है। बहुत ही कम होता है जो तृतीय कोटि में पूछेगा। तृतीय कोटि के लिए ये हो जाएगा मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती जाती है ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए द्वितीय कोटि में कितना है, द्वितीय कोटि में देखिए लीटर मोल की पावर -1 है तो मोल की पावर -2 हो जाएगा। तृतीय कोटि में बढ़ेगा। सेकेंड की पावर -1 है तो सेकेंड पावर -1 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड के पावर भी आप लोग थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, सेकेंड है, इसमें आप देखो लीटर कितना बच्चों, लीटर 1 है तो लीटर 2 हो जाएगा। अब सोचो कि आप लोग की सेकेंड क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि भाई देखो सांद्रता जो होता है बच्चों मोल प्रति लीटर होता है। सांद्रता जो होता है मोल प्रति लीटर, तो मोल और लीटर में परिवर्तन होता है, मोल और लीटर में, सेकेंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
अरे भैया बहुत ज्यादा हो गया था। चलो अब मूल स्थिति पे आ गया है, आगे चलते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर का जो सूत्र होता है K बराबर 2.303 अपान टी log 10। अब कभी कभी आपको A की जगह ऐसा भी देखने को मिल जाता है, तो परेशान मत होना। A ऐसा रहता बच्चों, ठीक है, A नॉट, ठीक, फिर आपका ये प्रारंभ में रहता है और फिर ये A नॉट माइनस A, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाता है, तो परेशान मत होना कि सर हमारे बुक में ऐसा, हमारे टीचर ऐसा कराए थे। क्वांटम दक्षता किसे कहते हैं? विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटानों की संख्या। विघटित अणुओं की संख्या बटे अवशोषित फोटानों की संख्या ही क्वांटम दक्षता कहलाती है। तीव्र अभिक्रिया संपन्न होने में लगा समय 10⁻⁹ सेकंड से भी कम लगता है, 10⁻⁹ सेकंड से भी कम लगता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई कितना बच्चों? इसको बता दिया था। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। दर समीकरण में उपस्थित पद -dx अपान dt को दर्शाता है। -dx अपान dt को दर्शाता है क्या बच्चों? अभिकारक की सांद्रता में देखो, माइनस जो दर्शाएगा वो अभिकारक की सांद्रता में कमी, जो प्लस दर्शाएगा मतलब उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। कारक जिस पर प्रकाश कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर करता है, सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्या बोला है? कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरीके से बच्चों लगभग 80 क्वेश्चन आपने 3 चैप्टर के मैराथन पढ़ लिया। टोटल 10 चैप्टर है केमिस्ट्री में, आपको 3-3 चैप्टर करके मैं करा दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो जा रहा है बच्चों। नोट्स नहीं लिए तो एग्जाम के पहले ले सकते हैं, बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं नंबर दे देता हूँ 9685299149। अभी ऑफर चल रहा है, जो बच्चे एग्जाम के पहले लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम।